तो टॉपिक है solubility of gases in liquid, solubility of gaseous solute in liquid solvent। यानी कि हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जो गैसेस है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर कैसे डिसॉल्व होती है और कब कब किस कंडीशन में वो डिसॉल्व होती है। ठीक है, कोई भी गैसेस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर कब कब सोल्यूट होती है और कैसे, मेरा मतलब कब कब डिसॉल्व होती है और कैसे कैसे वो डिसॉल्व होती है, मैं इसके अंदर ये देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कौन सी वो गैसेस है जो किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं और कौन सी गैसेस है जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होती, इसके अंदर हमें ये देखना है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन लिक्विड्स इज डिफरेंट, यानी कि हर एक जो गैस है, हर एक गैस की सोल्युबिलिटी हर एक सॉल्वेंट में अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। अलग अलग गैसेस की सोल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग होती है, कह सकते हैं कि डिफरेंट होती है। दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लूँ, सोल्युबिलिटी ऑफ O2 इन H2O इज लेस। जो O2 होती है ना, ऑक्सीजन जो होती है उसकी सोल्युबिलिटी H2O में लेस होती है। लेस मतलब कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की H2O में सोल्युबिलिटी कम होती है। और इसी की जगह पे अगर मैं O2 की जगह पे गैस लेता हूँ HCl, इसकी सोल्युबिलिटी H2O के अंदर क्या होती है, मोर होती है, मोर कह सकते हैं, ज़्यादा होती है। ठीक है, O2 की H2O के अंदर सोल्युबिलिटी कम होती है और HCl की H2O के अंदर सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हमने इसमें कहा है कि solubility of O2 in H2O is less, whereas HCl and CO2 gases are more soluble in water। कि जो ऑक्सीजन है उसकी solubility H2O में कम होती है और इसकी जगह पे अगर हम O2 की जगह पे अगर हम लेते हैं HCl या CO2 तो इनकी solubility H2O में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई, तो इसके लिए एक कोफिशिएंट होता है जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अगर किसी गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट में या लिक्विड सॉल्वेंट में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो हम इसमें ये कहेंगे द गैस विच हैज़ हायर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हैज़ ग्रेटर सोल्युबिलिटी। तो जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है उसकी सोल्युबिलिटी, उस गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर तो हमें ये सब लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट है हमारा, हमें वो फैक्टर पढ़ने हैं जो गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब वो फैक्टर जिनकी वजह से किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, हमें वो फैक्टर देखने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फैक्टर्स affecting solubility, factors affecting solubility of gases, solubility of gases in liquid। in liquids। ठीक है, तो हमें वो फैक्टर के बारे में पढ़ना है जो गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर पढ़ने हैं जिनकी वजह से किसी गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। या तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो फैक्टर है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नंबर 1, नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जिस तरीके से NCERT में बता रखा मैं उस तरीके से बता दे रहा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे O2 गैस की, H2 गैस की और N2 गैस की।
O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन और N2 नाइट्रोजन, इन गैसेस की अगर मैं बात करूँगा तो ये H2O में कम डिज़ोल्व होते हैं, कम सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और इन्हें अगर O2 को, H2 को और N2 को हम डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं किसमें, एथेनॉल में, तो इसमें इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन तीनों की सोल्यूबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है और उसमें क्या होती है, इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं ले लूँ HCl गैस, मैंने गैसियस फॉर्म में ले लिया HCl ले लिया मैंने, और दूसरा मैं ले लेता हूँ NH3 ले लो, या मैं HCl की जगह पे H2S भी ले सकता हूँ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोनों जो गैसेज हैं ये मोर सोल्यूबल होंगी H2O के अंदर, इसके अंदर तो ये मोर सोल्यूबल होंगी, और यही गैसेज H2S और NH3 को अगर मैं एथेनॉल में घोलता हूँ तो ये इसमें लेस सोल्यूबल होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी गैस किसी भी सॉल्वेंट में जब घुलती है या नहीं घुलती है तो वो उसके नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी गैस के और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है, इसका मतलब ये है। तो इसके अंदर हम थ्योरी बना के क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज लाइक H2, O2 एंड N2, कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेज की सोल्यूबिलिटी आर लेस, कम होती है इन वाटर, पानी में, बट देयर सोल्यूबिलिटी इज़ मोर इन इथाइल अल्कोहल, लेकिन इनकी सोल्यूबिलिटी इथाइल अल्कोहल में, जिसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं, उसके अंदर इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट देयर सोल्यूबिलिटी इज़ मोर इन इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि इनकी सोल्यूबिलिटी H2O के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी एथेनॉल के अंदर यानी कि इथाइल अल्कोहल के अंदर ज़्यादा होती है, और इन तीनों की सोल्यूबिलिटी H2O के अंदर क्या होती है, कम होती है। अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या कह रहे हैं, ऑल्सो द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट लाइक H2S एंड NH3, अगर मैं गैसियस सोल्यूट लेता हूँ H2S और NH3 तो इनकी सोल्यूबिलिटी H2O में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस बार हमने ये कहा ऑल्सो द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट लाइक H2S एंड NH3 इज़ मोर इन वाटर, कि इनकी सोल्यूबिलिटी, इन ये जो सोल्यूट है हमारे पास जो कि गैसियस फॉर्म में है, इनकी सोल्यूबिलिटी H2O के अंदर क्या होती है, मोर होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी सोल्यूबिलिटी क्या है भाई, ज़्यादा है, वाइल जबकि देयर सोल्यूबिलिटी इज़ लेस इन इथाइल अल्कोहल, लेकिन इनकी सोल्यूबिलिटी किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर क्या होती है, कम होती है, इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, किसके अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर। उसके बाद हमने कहा सो दैट सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैसियस सोल्यूट एंड देन ऑल्सो द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए हमें यहाँ से ये पता चला कि सोल्यूबिलिटी गैसियस सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। गैसियस सोल्यूट है जो हमारे पास, उसके नेचर पे भी, और जो हमारा सॉल्वेंट है उसके नेचर पे भी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। एक बात तो हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर, दूसरी बात अगर यहाँ तक लिख के छोड़ना है, इस हेडिंग के अंदर यहाँ तक छोड़ देंगे। दूसरा तरीका भी ऐसे लिखने का या इसके अंदर थ्योरी देने का एक दूसरा तरीका है भाई, जो गैसेज कुछ गैसेज हैं, जैसे कि मैं HCl की बात करूँगा, कुछ गैसेज जिन्हें हम किसी भी लिक्विड में जब घोल देते हैं, जैसे मैंने इसे H2O में घोल दिया, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी किसमें, आयंस में, ये आयंस में ब्रेक डाउन होगी। तो ऐसी गैसेज जो लिक्विड के अंदर जाके आयंस में क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, आयंस में टूट जाती हैं, तो ऐसी गैसेज की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऐसी गैसेज की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे HCl के अलावा एग्जांपल लेता हूँ मैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी मैंने किस में घोल दिया, पानी में घोल दिया, तो यहाँ से मुझे मिलेगा H2CO3, और कुछ टाइम के बाद ये भी आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। आयंस में ब्रेक डाउन कैसे हो गया, 2H पॉजिटिव प्लस CO3 डबल निगेटिव, ठीक है। तो कौन सी गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है,
वो गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है या घुल जाती हैं जो सॉल्वेंट में जाने के बाद किस में टूट जाती है, आयंस में टूट जाती है। अगर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, दूसरा एग्जांपल है मैं यहाँ पे NH3, हमने NH3 ले लिया यहाँ पे। NH3 को अगर हम H2O में डाल देते हैं तो ये भी किस में, आयंस में टूट जाता है। उससे पहले बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो इसने बना दिया NH4OH और फिर ये टूट जाएगा आयंस में। किस किस आयंस में, NH4 पॉजिटिव अलग और OH निगेटिव अलग। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो गैसेस या जो गैसियस सल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद किस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, आयंस में, तो वो गैसियस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी थ्योरी लिखने का तरीका है, हम इसमें ये लिखेंगे इन रिएक्शंस से पहले ऐसा लिख लेंगे, द गैस दैट रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट, कि वो गैस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लेती है। ठीक है, रिएक्ट करना मतलब जैसे कि आयंस में टूट गया, उन्होंने रिएक्ट ही तो किया, रिएक्शन ही तो कर ली ना अंदर। द गैस दैट रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट और ब्रेक्स इनटू आयंस, की वो गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और आयंस में टूट जाती हैं, हैज़ हाइयर सोल्यूबिलिटी, उनकी सोल्यूबिलिटी हाइयर होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हमने दे ही दिए HCl, NH3 और CO2 के। अब इसका उल्टा भी उतना ही सही है। उल्टा क्या है, इसके बाद जब हम लिखेंगे इसमें कुछ गैसेस ऐसी हैं जो किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होंगी, तो वो गैसेस जो सॉल्वेंट में जाने के बाद आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होती हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, लेस होती है लिक्विड के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, गैसेस दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और सॉल्वेंट, कि वो गैसेस जो वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती और या डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस, या फिर वो आयंस में नहीं टूटती। ठीक है, इनटू आयंस आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, तो वो पानी में कम सोल्यूबल होती है या पानी में कम घुलती हैं या पानी में कम घुलनशील होती है। तो पहला तो फैक्टर हमारा ये था। सेकंड फैक्टर देखते हैं भाई। सेकंड फैक्टर नंबर 2 फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर कितनी डिसॉल्व होगी और नहीं होगी। तो पोलर, ये आपने पढ़ रखा होगा 11th में, पोलर गैसेस, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होती हैं, या ये कह सकते हैं कि पोलर गैसेस की सोल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये पोलर गैसेस क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट्स क्या होता है, इनकी पहचान कैसे होगी, तो मैं एक छोटा सा बता दे रहा, वैसे तो आप लोगों को पता होगा। जैसे मैं HCl की बात करूँ, HCl को मैं ब्रेक डाउन करके देखूँ या खोल के देखें ऐसे, तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो ऐसा बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड बन रखा है, ऐसा बॉन्ड जिसके एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और ये बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के बीच में बनता है उन कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। तो HCl एक क्या है, पोलर कंपाउंड है। अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O भी एक पोलर कंपाउंड ही है, जैसे कि H पॉजिटिव और OH निगेटिव, इसके भी एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज और एक सिरे पे निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी क्या बना हुआ है, ये पोलर बॉन्ड बना हुआ है, और ये H2O भी एक पोलर कंपाउंड है, H2O। तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो पोलर गैसेस की सोल्यूबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नेचर पे डिपेंड करता है, जो हमने हेडिंग डाल रखी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे, पोलर गैसेस आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, कि जो पोलर गैसेस होती हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले भी रखा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, HCl पोलर है, NH3
ये भी पोलर गैस है, गैसी सोल्यूट है, ठीक है। और ये मोर सोल्यूबल होंगे किसमें, वाटर में। तो दूसरा हमारा ये हो गया है। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, मैं दोबारा से फिर बता दे रहा। इसमें हम लिखेंगे कि पोलर गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट्स, कि जो पोलर गैसेज होती हैं वो पोलर सोलवेंट्स में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मान लो हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई डिसॉल्व कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसे क्या दे रहे हैं, हम टेम्परेचर दे रहे हैं। ये हो गया हमारे पास कोई भी, यहाँ पे मान लो H2 है जो कि सॉल्वेंट का काम कर रहा है, इसके अंदर हम CO2 को घोल रहे हैं और नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, कुछ भी हीट दे रहे हैं यहाँ से। तो ये गैस है जो कि सोल्यूट का काम करती है यहाँ पे, ये H2 है जो कि सॉल्वेंट का काम करता है यहाँ पे। तो टेम्परेचर देने से ये कभी भी इसके अंदर नहीं घुलेगा, ठीक है। किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी नहीं बढ़ेगी जब हम उसे क्या देते हैं, हीट देते हैं, उसे गर्म करते हैं, कभी भी डिक्रीज़ हो जाती है सोल्यूबिलिटी, क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है हीट देने पे। किसी गैस की किसी लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी हीट देने पर डिक्रीज़ हो जाती है, टेम्परेचर देने पर, गर्म करने पर डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ली चटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हम यहाँ पे समझ सकते हैं, या उनके थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं। भाई जब हम किसी गैस को, पहले से ध्यान से समझेंगे, किसी गैस को जब किसी लिक्विड के अंदर घोला जाता है ना, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, ये आपने पढ़ रखा होगा 10th में भी, ऐसा प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड, जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट जनरेट होती है या एनर्जी भी जनरेट होती है, या हीट निकलती है या एनर्जी निकलती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो किसी भी गैस को जब किसी लिक्विड के अंदर मिलाया जाता है ना, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब वहाँ से हीट निकल रही होती है। अब जब कहीं से पहले से ही हीट निकल रही और हम उसे और हीट दे रहे, ठीक है, हम उसे और हीट दे रहे, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड जानी शुरू हो जाएगी, उल्टा जाना शुरू हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, गैस को जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब उस टाइम पर उसमें से हीट निकल रही होती है। अगर कहीं से हीट निकल रही और हम उसे और हीट दे रहे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड जानी शुरू हो जाएगी, उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये इसमें डिसॉल्व नहीं होने की, ये इससे बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी जब हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीट देते हैं, तो गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। पहले से ही उसमें हीट निकल रही और हम मुँह से और हीट दे रहे, तो बैकवर्ड जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर ही होता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमने क्या कहा कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि गैस लिक्विड के अंदर गैसेज की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी, किसकी, गैस की। फिर हम इसमें आगे लिखते हैं, डिसॉल्विंग ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर घोलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, द रिएक्शन इज स्टार्ट्स मूविंग इन द बैकवर्ड, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड में जानी शुरू हो जाती है, यानी कि बैक साइड में जानी शुरू हो जाती है। वो पहले से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हम उसे हीट दे रहे, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन स्टार्ट्स मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, जिसके कारण द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज,
जिसकी वजह से गैसेस की लिक्विड के अंदर जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि गैस घुलने के बजाय उससे दूर होने लगती है। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जब तुम H2O में CO2 गैस को मिलाते हो ना, तो यहाँ बनता है H2CO3, H2CO3 और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है जब घोलते हो, और इसी में तुमने हीट देना शुरू कर दी, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी। अगर हमने इसे यहाँ पे हीट दे दी बैकवर्ड डायरेक्शन में, H2O अलग और CO2 क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, यानी कि CO2 की H2O के अंदर सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो एक नोट पॉइंट देखते हैं इसमें। नोट क्या है, देखो सब गैसेस के लिए ऐसा नहीं है, हर एक गैसेस के लिए ऐसा नहीं है कि जब भी हम क्या बढ़ाते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हर एक के लिए ऐसा नहीं है। जो H2 एंड He यानी हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो गैसेस है, जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है और इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, बल्कि इनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके केसेस में थोड़ा अलग है, इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस नोट पॉइंट में हम लिखेंगे द सोल्युबिलिटी ऑफ H2, द सोल्युबिलिटी of H2 and He gases increases, इंक्रीज हो जाती है भाई, increases on increasing temperature, on increasing temperature। ठीक है, इनके लिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है, ना कि डिक्रीज, क्योंकि इनके अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, इनके अंदर हो रहा होता है कौन सा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए इसमें उल्टा हो जाता है। अब आगे के फैक्टर देखते हैं, आगे और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो अफेक्ट करते हैं गैस की सोल्युबिलिटी।